हाय गाइस। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट एनी पॉइंट पर, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी दो पॉइंट पर डाइपोल की वजह से। पहला पॉइंट था एक्सियल पॉइंट और दूसरा पॉइंट था इक्वेटोरियल पॉइंट। मगर आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट एनी पॉइंट, मगर कंडीशन के साथ में, ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करेंगे, मगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा शॉर्ट। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि डाइपोल की लेंथ छोटी है, शॉर्ट है डाइपोल। इससे पहले हम कुछ चीजें जो पिछली पढ़ाई थी उसको हम रिवीजन करवाते हैं आपको, क्योंकि उस पॉइंट का आज इसमें यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमने आपको पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई थी। यस, हमने निकलवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने किसके लिए? ड्यू टू डाइपोल के लिए ही इसका यूज होगा, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट डाइपोल के लिए हमने निकाली थी, पहला लाइन थी एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट। ओके, फॉर्मूला आपके पास आया था E = 1/4πε0 2pr अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। लेंथ वहां L थी तो इसलिए L ले थे, तो हमने यहां भी L ही ले लिया। ओके, r² - l² का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में फॉर्मूला बन रहा था 1/4πε0 2p अपॉन r³। ओके, दिस वन इज ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। मगर इस केस में आपने देखा था जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उधर की तरफ ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी थी, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री था। इस केस में एक्सियल पॉइंट पर आपने सबने देखा फॉर्मूला था ये सिंपल, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला था, और दोनों के बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री यानी पैरेलल थे। इस्तेमाल होगा, याद रखना। सेकंड, हमने आपको पढ़ाया था इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन। फॉर्मूला बन रहा था 1/4πε0 p अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। ये जनरल फॉर्मूला था। मगर शॉर्ट की बात कर रहे थे तो ई शॉर्ट आ रहा था 1/4πε0 p अपॉन r³। दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल। यस, इसके अंदर क्या था? हाँ सर, याद है, अगर डाइपोल मोमेंट इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट थी, ऐसे थी, यानी दोनों में जो एंगल बन रहा था वो 180 डिग्री बन रहा था सर। यस, ये चीजें हमें याद थी, हमने पिछले डेरिवेशंस में ये किया था, और इन दोनों में भी आपस में रिलेशन था E एक्सियल = ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो इन चीजों को मैं ये फॉर्मूले इस्तेमाल करूंगा पीछे। अब जो डेरिवेशन हम करवाएंगे वो इन फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा और कुछ इन पार्ट्स का इस्तेमाल भी होगा। तो अब हमें ना तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, अब हमें डेरिवेशन करना है एट एनी पॉइंट पर, और एट एनी पॉइंट वो भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से। तो देखते हैं क्या डेरिवेशन बनेगा, मगर इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, तो जरा हम कुछ लाइंस लिख दें। सबसे पहले मैंने लिखी कंसीडर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। ठीक है, हमने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, नाम दे दिया उसका AB, और उसका डाइपोल मोमेंट लिख दिया हैविंग डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। एक छोटा डाइपोल लिया AB और उसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर लिया, और हमने दिखा दिया एज शोन इन फिगर। मैं इसकी फिगर भी दिखा रहा हूं, ठीक है, फिगर हम यहां बना रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट रख दिया A और एक पॉइंट रख दिया B, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने दिखा दी। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया डाइपोल मोमेंट ऐसे है, और ये इसका सेंटर है O, और डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो मैंने यहां लिख दिया P वेक्टर। चलिए सर, एक क्वेश्चन करते हैं हम आपसे। तो बताइए इस वाले डाइपोल में नेगेटिव चार्ज किधर है और पॉजिटिव चार्ज किधर है? क्योंकि डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो बताइए इस फिगर में हमने एरो दिखाया, तो नेगेटिव चार्ज किधर और पॉजिटिव किधर है? सर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज तो इस पॉइंट पर है, हमने वैसे शो कर दिया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज सर इस पॉइंट पर है। पक्का? चलिए, तो मैंने लिखा कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल AB, फिगर में लिख दिया AB हैविंग अ डाइपोल मोमेंट P एज शोन इन फिगर।
ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, वी कैलकुलेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट के, हुज डिस्टेंस इज स्मॉलर फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले वो पॉइंट के है, ना तो वो लेना है एक्सियल पे क्योंकि बिकॉज दिस इज एक्सियल लाइन, ना लेना इक्वेटोरियल पे बिकॉज अब हमारे पास ना तो एक्सियल का डेरिवेशन है ना इक्वेटोरियल का, ये एट एनी पॉइंट है, तो एट एनी पॉइंट पे मैंने ये ले लिया, दिस इज पॉइंट के। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के हुज डिस्टेंस इज आर फ्रॉम इट्स सेंटर, और मैंने यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया जहां पे मेरा पॉइंट के था, ये रहा पॉइंट के, मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज आर और ये एंगल दे दिया थीटा। ठीक है, डिस्टेंस इज आर फ्रॉम इट्स सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। चलिए बड़े ध्यान से दोबारा समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हमारे पास एक छोटा डाइपोल था, शॉर्ट डाइपोल, जब शॉर्ट डाइपोल है तो शॉर्ट डाइपोल वाले फॉर्मूले के यूज कर सकते हैं। एबी डायरेक्शन दिखाई नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट है पी जो वेक्टर क्वांटिटी है, वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के, वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के हुज डिस्टेंस इज आर फ्रॉम इट्स सेंटर मेकिंग एन एंगल थीटा। चलिए नाउ प्लीज, तो मैंने कहा रिजॉल्व पी वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे पास डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व इट। मैंने इसे रिजॉल्व किया पार्ट्स में, तो नंबर वन पार्ट P cos थीटा, तो इसे जब रिजॉल्व किया तो दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, पढ़ा था क्लास 11th में, और दोनों पार्ट्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। यस सर, तो एक पार्ट तो था ऐसे, ठीक है, मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने रिजॉल्व किया तो एक पार्ट तो मैंने इसका ऐसे दिखा दिया, ये रहा, ठीक है, एक पार्ट तो मैंने ऐसे दिखा दिया इसका, ये रहा, ये रहा एक पार्ट, नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसी के परपेंडिकुलर दिखा दिया, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने ऐसे दिखा दिया, ए डबल डैश बी डबल डैश। मैंने जब रिजॉल्व किया तो मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक तो करा मैंने ए डैश बी डैश में और दूसरा करा मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश में। तो मैंने कहा रिजॉल्व पी वेक्टर इनटू कंपोनेंट, फर्स्ट इज पी कॉस थीटा, और पी कॉस थीटा कौन सा होगा, पी कॉस थीटा इज अलोंग ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की तरफ है, ये वाला पी कॉस थीटा हो सर, क्यों, एंगल के साथ वाले कॉस थीटा होती है, पी कॉस थीटा अलोंग ए डैश बी डैश विच, ओ सॉरी, फॉर विच पॉइंट के इज ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन। देख लीजिए, मैं दोबारा से इसकी फिगर यहां बना देता हूं। आपके पास एक डाइपोल था ए बी, ये पॉइंट था के, मैंने इसे ब्रेक करा सेंटर से, थोड़ा सा इधर कर दे, मैंने इसे ब्रेक करा सेंटर से, तो एक पार्ट इसका ऐसे आया, ये था पॉइंट ए डैश बी डैश, ये एंगल था थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पी, तो ये वाला होगा पी कॉस थीटा पक्का। और पी कॉस थीटा के लिए बताइए पॉइंट के कौन सी लाइन पर है, देख लीजिए, दिस इज ए डैश बी डैश जिसका मोमेंट है पी कॉस थीटा, और पॉइंट पी कौन सी लाइन पर है सर, इट इज ऑन एक्सियल लाइन, तो मैंने लिखा पी कॉस थीटा अलोंग ए डैश बी डैश फॉर विच पॉइंट के इज ऑन एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन वो भी कौन सा फॉर्मूला, शॉर्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट, तो फॉर्मूला सब जानते थे, अभी हमने लिखा था, मैंने लिख दिया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p था मगर अब p cos थीटा आएगा अपॉन r क्यूब। सर वाई वी राइट ऑन p cos थीटा, बिकॉज द a डैश b डैश डाइपोल मोमेंट इज p cos थीटा, तो दैट्स व्हाई वी राइट ऑन p cos थीटा। चलिए, तो डायरेक्शन भी बता दीजिए कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इज अवे, और P cos थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्सियल लाइन पर जो डायरेक्शन थी वो 0 डिग्री थी,
ए डैश बी डैश डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है, लाइक दिस, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, नाम दे दिया ई एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी, यस। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। मैंने लिखा सेकंड बी पार्ट, पी साइन थीटा अलॉन्ग, लिख दिया मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ऐसे ये था ना ये, अब मैंने इसको परपेंडिकुलर ब्रेक करा, ये रहा वो पार्ट, नाम था ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका जो है कंपोनेंट है बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा, क्योंकि एक कॉस है तो दूसरा साइन होगा। और इस वाले लाइन की वजह से पॉइंट पी कौन से पॉइंट पर थे सर, इट इज ऑन इक्वेटोरियल, तो यानी कि ये हो गया पी कॉस थीटा, ये हो गया पी साइन थीटा। एक डायरेक्शन ऐसे थी विच इज ई एक्सियल, और दूसरे की देखते हुए बात करेंगे, तो मैंने यहां रफ कर दिया लिखने के लिए, जरा वहां दिखा दी फिगर। तो सबसे पहले पी साइन थीटा अलॉन्ग ए डैश बी डैश, फॉर विच पॉइंट के इज ऑन विच लाइन सर, इक्वेटोरियल लाइन। फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, क्योंकि वहां केवल पी था, यहां साइन आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू पी साइन थीटा। वाई एंटी पैरेलल, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर ए डैश बी डैश से तो डायरेक्शन ये होगी पी साइन थीटा की, और इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट, अपोजिट मतलब ऐसे, लाइक दिस, दिस इज ई इक्वेटोरियल। ठीक है जी, तो यहां से आपने देखा आपके पास दोनों परपेंडिकुलर आए, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के इज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई विच इज अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। आगे का पार्ट मैंने लिखा ही नहीं, क्यों, बिकॉज द एंगल बिटवीन बोथ इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0, तो इसलिए हमने उसे लीव कर दिया, लिखा नहीं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। ई एक्सियल की वैल्यू ये रही, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू ये रही, 1/4 पाई ई नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई ई नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर, कॉमन आ रहा है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं यहां से, चलिए कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? तो E इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट बाहर, स्क्वायर था तो रूट से बाहर आके हो गया पूरा का पूरा। सर P बाहर, सर आर क्यूब बाहर, अंदर बचा क्या? अंदर बचा ये 2 और cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 का 4 cos स्क्वायर थीटा और मारा गया साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए भाई, पीस में भी था, पीस में भी था, स्क्वायर है बाहर दोनों की तरफ, तो बाहर आके पी रह गया। ऐसे ही हमारे पास आर क्यूब भी बाहर आ गया, ये वैल्यू बची, तो हमने इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया। 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब, यहां हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कैसे हो गया पता चला? यहां से हमने एक ले लिया, इस तरह लिख के दिखा दें हम आपको, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बताइए फैक्टर क्या बना? सर इट इज 1 बन गया, तो यहां लिख देते हैं E इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। और डायरेक्शन क्या होगी? मैंने कहा डायरेक्शन के लिए पहले तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, दिस वन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस which is E, making an angle alpha with this। ठीक है, डायरेक्शन मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद E एक्सियल, तो देयरफॉर वी नो द फॉर्मूला tan अल्फा। फॉर्मूला याद है सबको? क्लास में पढ़ा था, फॉर्मूला था B
साइन थीटा, या सीधा लगा दो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि 90 डिग्री है जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे आ गया कौन सी लाइन, यानी जिसपे दोनों एंगल होंगे वो होगा बेस, यानी ये वाली लाइन, दिस वन विच इज इक्वेटोरियल, और अपॉन ई एक्सियल। देख लीजिए, बिकॉज दिस वन इज बेस, जिसपे दोनों एंगल होगा बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इस पार्ट पे इक्वल है विच इज इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सब कुछ कट जाएगा। इक्वेटोरियल में तो केवल साइन थीटा बचेगा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, तो क्या हो गया भाई, tan थीटा बाई 2। तो दिस वन इज द डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पे आपने देखा, आपने दोनों फॉर्मूले यूज करे, यस और नो, तो दोनों फॉर्मूले आपने यूज करे और आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, दोबारा से केस लगा के, केस नंबर फर्स्ट, 4 एक्सियल लाइन, सॉरी, इफ पॉइंट के इज ऑन एक्सियल लाइन, तो देख के बताइए, अगर ये पॉइंट यहां ना होके यहीं होता, जैसे डाइपोल था ना ऐसे ए बी, अब ये पॉइंट अभी तो यहां था, जो एंगल थीटा बना रहा था, मैंने कहा पॉइंट यहां ना होगी यहीं होता, तो बताइए थीटा कितना हो जाता। मैं इसे बंद कर दूं तो यहां पर रखने से थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, पुट करके देख लो, वही फॉर्मूला बनेगा जो एक्सियल में बन रहा था, 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 1, 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 पी अपॉन आर। देख लीजिए वही फॉर्मूला जो सेम उसमें था, यस और नो। सेकेंड पॉइंट, इफ पॉइंट के इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन देन थीटा इक्वल्स टू, देख लीजिए, यानी ये पॉइंट यहां ना होके यहां होगा, बिल्कुल यहां, तो बताइए एंगल कितना सर, 90 पुट कर लीजिए, फॉर्मूला वही बनेगा आपके पास, 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, सब जानते हैं cos 91, इजी खत्म, 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब। देख लीजिए, चाहे आप केस से देख ले और आपने कल कंप्लीट डेरिवेशन किया था, तो दोनों जगह आपको एक ही चीज मिली, सेम फॉर्मूले आए, मगर दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल, ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। तो आपने देखा सारे रिजल्ट का यूज हुआ, तो कितना इजी डेरिवेशन हो गया, इसी में और डेरिवेशन हम आपको आगे भी करवाएंगे। तो अब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखने से उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सब जानते हैं, वो सिस्टम जिसके अंदर दो चार्ज हो, अपोजिट नेचर के हो और सेम मैग्नीट्यूड के, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और वो डाइपोल अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट हो, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। एंड डायग्राम बनाया था, अगर उसका पैरेलल डायग्राम देखें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो थी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हर जगह सेम हो और उसका जो डायग्राम है वो लाइंस पैरेलल हो, जैसे मैंने दिखाई। तो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। ठीक है, तो एक डाइपोल भी जानते हैं, यानी एक चार्ज तो माइनस का और दूसरा चार्ज, एक तो माइनस का क्यू और थोड़े डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज प्लस का क्यू। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम अपना डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे यूनिफॉर्म, तो वो किस तरह का मोशन दिखाएगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, बेसिकली फोर्स होना टेस्ट चार्ज। जब फोर्स है तो फोर्स लगने से मोशन होगा, या तो ट्रांसलेशन मोशन होगा या रोटेशन मोशन होगा। तो हमें यहां देखना है कि कुछ तरह का मोशन मेरा डाइपोल यहां पर दिखाएगा जब मैं उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा।
अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को रखा, मैंने फिगर में दिखाया, ज्यादा नहीं हम बार बार लिख रहे। कंसीडर, जैसे लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, है ना, तो वो सब नहीं लिख रहे, मगर आपको अंडरस्टूड है सर अब ये चीजें होती हैं और यहां से यहां तक की लेंथ है 12। यस, मगर डाइपोल के अंदर दो चार्ज हैं और दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने से उस पर फोर्स लगती है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स exert on plus q charge in uniform electric field। सबसे पहले मैंने कहा फोर्स लगी इस वाले चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में था, वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई। यस, F1 कह दिया मैंने, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, केवल साइन नहीं रखना, तो F1 इक्वल टू क्यू ई। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है, तो आपने लिख दिया F1 इक्वल टू क्यू ई, डायरेक्शन इज टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हमने लिखा सिमिलरली फोर्स एक्सर्ट ऑन माइनस क्यू चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगी मैग्नीट्यूड में क्यू ई, मगर डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट भागता है। ठीक है, तो दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट या अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, देख लीजिए नेट फोर्स कितनी होगी, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो F वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके, बट यहां से देख लीजिए F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ F2 वेक्टर, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 and F2 आर इक्वल बट द डायरेक्शन आर अपोजिट टूवर्ड E, अपोजिट टू E। So therefore net force is 0. It means it does not show any translation motion. यानी इसका मतलब, यानी डाइपोल, कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, डज नॉट शो ट्रांसलेशन मोशन, यानी ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखाने का डाइपोल, यानी मूव नहीं करेगा यूनिफॉर्म फील्ड में। मगर दीज फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, ये फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही है, देख लीजिए आपके सामने है, डिफरेंट पॉइंट्स पे दे फॉर्म अ कपल और एक्सपीरियंस अ टॉर्क। यानी जो फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे लगती है वो कपल्स बनाती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। इट मींस इट कैसा देगी? ये रोटेशनल मोशन देगी इसे, यानी इसे रोटेट करेगी। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, रोटेट करेगी, यानी ये डाइपोल ऐसे तो मूव नहीं करने का, मगर ये डाइपोल अपनी एक्सिस पे ऐसे जरूर हो जाएगा। तो उस फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं और फॉर्मूला सब जानते हैं टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला होता है टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंबल इज दिस। अब आप फोर्स कोई सी लीजिए, फोर्स F1 लोगे, अगर आपको फोर्स F1 लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसको मैंने O कह दिया। ठीक है, अगर आप फोर्स लोगे F1 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लीजिएगा, और अगर आप फोर्स लोगे F2 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लीजिएगा। तो कोई सी फोर्स ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपके बराबर है। तो मैंने फोर्स ले ली F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया BO, बिकॉज द फोर्स एंड द डिस्टेंस दिस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F2 लेते तो नाम आता AO डबल डैश, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने F1 की वैल्यू पुट कर दी QE, और BO को मैंने किसी भी ट्राइंगल से निकाल लिया। ओके, कैसे निकाल लिया? मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। मैंने साइन से निकाल लिया, इसको यहां पर दिखा दिया। मैंने कहा इन ट्राइंगल AOB वी यूज साइन थीटा, A
OB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB. तो व्हाट इज BO? AB की वैल्यू है 2L sin थीटा. यस और नो? दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज 2L. मैंने आप पुट कर दिया 2L sin थीटा. सब जानते हैं Q इंटू 2A. हाँ सर काफी देर हो गई. P बन गया PE sin थीटा. तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क विच प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट इन अ डाइपोल. और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जो कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है. और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर. तो इस टॉर्क की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर. तो दिस वन इज द डाइपोल मोशन या मूवमेंट रोटेशन इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला बना PE sin थीटा. मगर यहां पर इसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में केसेस आ जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, वो हम बताएंगे. ये तो हमने डेरिवेशन करा, अब हम इसके केसेस पढ़ाएंगे आपको. यस प्लीज. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को अलाइन करने का काम, अलाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाने का काम करेगी. तो कुछ केसेस हैं इसमें बड़े छोटे छोटे से. सबसे पहले मैंने यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट लिखा. ठीक है जी, केस नंबर फर्स्ट दिखा क्या? फिगर में दिखा दें, ज्यादा आसान है आपके लिए, लिखने से अच्छा है. ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैंने इसमें डाइपोल रख दिया, माइनस चार्ज ये रहा, प्लस चार्ज ये रहा. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले फिगर में एंगल बताइए P वेक्टर और E वेक्टर में कितना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनके बीच में थीटा 0 डिग्री. तो देयरफॉर टॉ इक्वल टू PE sin 0. और सब जानते हैं sin 0 0. तो इस कंडीशन में रोटेशनल इफेक्ट भी नहीं होगा, टॉर्क 0. नाउ द केस नंबर सेकंड. मैंने कहा फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. एंगल कितना? 30 डिग्री. ठीक है, इसमें क्या करेंगे पता चल गया. टॉ इक्वल टू PE sin 30. सब जानते हैं sin 30 की वैल्यू. यस और नो? यस सर. 1/2 PE 1/2 मैंने 2 लिख दिया. और इस कंडीशन का नाम भी होता है, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, अभी हम बताएंगे किस तरह से. ठीक है, फिर एक और केस, थर्ड केस. मैंने कहा फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, माइनस चार्ज ऐसे था, प्लस चार्ज ऐसे था. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये. एंगल कितना? सर 90 डिग्री. यस, साइन 90 सब जानते हैं. टॉ इक्वल टू PE साइन 90, साइन 91, तो P इक्वल टू PE विच इज मैक्सिमम. इस टाइम जो कंडीशन है मैक्सिमम की कंडीशन है. याद रहेगी बात? यस सर. नाउ द फोर्थ केस. हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, plus charge here and minus charge here. Now the angle between electric field and P vector, sir 180 degree. Why? Electric field तो x axis में, डाइपोल मोमेंट माइनस x में 180, मगर sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है. ठीक है, इस कंडीशन पे भी 0, मगर इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यही आता है. तो कहेगा बताइए अंडर व्हाट कंडीशन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अनस्टेबल कंडीशन. तो अनस्टेबल कंडीशन के लिए 180 डिग्री एंगल पे रखा जाएगा. एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए. ठीक है जी, ये हमने आपको केसेस पढ़ा दिए. केसेस के बाद में यहाँ पे और भी केस है. केस क्या है? इसकी डेफिनेशन यूनिट्स है. यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर. टॉर्क है ना, सब जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर न्यूटन मीटर. और डायमेंशन अगर लिखना चाहें यहीं लिख देंगे, डायमेंशन भी mL2T-2, सेम एज एनर्जी. एनर्जी की भी यही होती है, वर्क की भी यही होती है. ठीक है जी.
ठीक है, और हम आपको इसमें एक डेफिनेशन भी बता दें, यहां से एक और डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन आ गई डाइपोल मोमेंट की। क्या डेफिनेशन आई देखते हैं। सबसे पहले P जो निकला वो निकला टो अपॉन ई साइन थीटा। देख लीजिए, आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूले से, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये। मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिट एंड थीटा इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर P इक्वल टू टॉर्क यानी डाइपोल मोमेंट, है ना। यानी क्या डेफिनेशन बनी, डाइपोल मोमेंट इन, so dipole moment is numerically equal to the torque exerted on a dipole placed perpendicular in a unit, one मतलब unit यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डेफिनेशन और बन गई आपके पास टॉर्क की, सॉरी डाइपोल मोमेंट की। तो ये सब केसेस हैं, एग्जाम में पूछता है, मगर ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये रोटेशन मोशन भी दिखाएगा और ट्रांसलेशन मोशन भी दिखाएगा, रोटेट भी करेगा और साथ साथ आगे भी चलेगा। अब हम इसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे आपसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से किस तरह का मोशन वो शो। नाउ इन दिस लेक्चर द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude is not constant, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर मैं डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर ट्रांसलेशन मोशन भी आ जाएगा। इट मींस ट्रांसलेशन इफ दे हैव एन एंगल दैट इट इज रोटेशनल आल्सो। तो अब हम आपके इसको लिए भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला बता दें। मैंने कुछ डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, कहीं वैल्यू ज्यादा कहीं वैल्यू कम। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट तो हो गया ए और एक पॉइंट हो गया यहां बी, ठीक है। तो बताइए किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? सर आपने पढ़ाया था जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां फील्ड लाइन पास पास होगी वहां ताकत ज्यादा, और जहां फील्ड लाइन दूर दूर होगी वहां ताकत कम। यानी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉइंट बी पे कम है। तो मैंने इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, और डाइपोल को मैंने इसी तरह रखा, प्लस वाला चार्ज तो मैंने यहां रख दिया, माइनस वाला चार्ज मैंने यहां रख दिया, और डाइपोल की लेंथ ले ली, निकालने के लिए अभी मैंने डेल्टा एक्स ले ली, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल moment P and dipole length delta x. So therefore P equals to Q into dipole length is delta x, equation number 5. And let E1 and E2, what is E1? Electric, short form में लिख दिया, electric field intensity at point A and electric field intensity at point B, जो फिगर में दिख रही है। और हमने यहाँ बता भी दिया E1 is greater than E2. Why greater than? Because crowding field lines show which crowding field lines show greater strength of electric field. That's why E1 is greater than E2. So therefore force एक्सपीरियंस ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स लगी मैंने कहा F1 इक्वल टू वी नो द वैल्यू QE, E की जगह E1, डायरेक्शन इज टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? यस सर, प्लस क्यू चार्ज मूव टूवर्ड, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन माइनस क्यू चार्ज, वी राइट डाउन F2 विच इज अगेन इक्वल टू QE2, इक्वेशन सेकंड, डायरेक्शन इज अपोजिट to electric field, opposite, so therefore net force on a dipole, both the forces are opposite, plus नहीं कर सकते,
तो क्या करेंगे, माइनस, और माइनस में बड़े वाली फोर्स में से छोटे वाली फोर्स को कर दें। बड़े वाली सब जानते हैं कौन सी है, ऊपर क्यू E1 वाली, तो क्यू कॉमन आ गया, वी राइट डाउन E1 माइनस, और डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है क्यों, क्योंकि ये वाली फोर्स ज्यादा बड़ी थी इस पर, इसलिए इसको हमने डेल्टा ई लिख दिया वेयर, डेल्टा मीन्स चेंज, और E1 माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो क्यू की वैल्यू क्या आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यू इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो मैंने यहां पुट करा देयरफॉर एफ इज इक्वल टू पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा। तो दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड। व्हेन, और एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी एक्स। डेल्टा फंक्शन इज चेंज इनटू दिस व्हेन वी प्लेस अ लिमिट। अगर आप ऐसे लिख दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी डीई अपॉन डी एक्स। यस, तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां से आपने देखा कि कैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से मेरा डाइपोल ट्रांसलेशन मोशन भी दिखाएगा, अगर ट्रांसलेशन तो दिखाएगा, अगर एंगल होगा तो रोटेशन भी दिखाएगा। अगर एंगल नहीं है, पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा है, तो कोई टॉर्क नहीं लगता, तब केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम आपको बता दें क्या क्या पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है, सबसे पहले इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा, देयर इज नो नेट फोर्स बट टॉर्क, देयर इज नो नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगती यूनिफॉर्म फील्ड से, बट टॉर्क एक्सर्ट। कब तक, अंटिल इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तब तक लगती रहेगी फोर्स जब तक हमारा डाइपोल अलाइन ना हो जाए, अलाइन तो उसी डायरेक्शन में ना आ जाए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो नेट फोर्स and no torque exert when it is parallel or anti-parallel to electric field। याद रहेगी, यूनिफॉर्म फील्ड में ही अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगी और टॉर्क भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब आई इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, फोर्स लगेगी, यस, देयर इज अ फोर्स एंड टॉर्क ऑल्सो व्हेन मेकिंग सम एंगल। जब कुछ एंगल हो, सम एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगी, मगर सेकंड व्हेन इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, व्हेन पैरेलल एंटी पैरेलल, नो टॉर्क बट फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ डाइपोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने जो भी चीज पढ़ाई उसको लास्ट में समरी में लिख दिया कि अगर फोर्स है तो क्या होगा, टॉर्क है यूनिफॉर्म फील्ड में तो क्या होगा, एंगल्स की बात करेंगे तो सब हमने आपको जो भी चीज पढ़ाई सब हमने समरी में आपको कंप्लीटली लिख दिया। डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके।